डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में हम हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना कैसे करते हैं, यानी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किस प्रकार ज्ञात की जाएगी। अभी तक हमने पढ़ा है कि किस प्रकार हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्ञात करते हैं, किस प्रकार हम नेट एनुअल वैल्यू ज्ञात करते हैं। इसके बाद इनमें से कुछ डिडक्शन हम देते हैं। तो एक बार ब्रीफ में दोबारा से दोहरा देता हूँ कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक्सपेक्टेड रेंट ज्ञात करते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट के बारे में आपको बताया था, जो हमारा म्युनिसिपल वैल्यूएशन है और जो फेयर रेंट है, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा, लेकिन ये राशि स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी यदि म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट इन दोनों में से स्टैंडर्ड रेंट की राशि ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा म्युनिसिपल और फेयर रेंट में से जो वैल्यू ज़्यादा थी वही आपकी एक्सपेक्टेड रेंट होगी, और स्टैंडर्ड रेंट यदि कम है तो स्टैंडर्ड रेंट के बराबर एक्सपेक्टेड रेंट होगा। इसमें हम तुलना करते हैं कि एक्चुअल रेंट हमको कितना मिला। एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि कोई रेंट अनरियलाइज्ड हुआ है, यानी पिछले वर्षों में हमने पूरे प्रयास कर लिए फिर भी टेनेंट से कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, तो जो हमने एक्सपेक्टेड रेंट ज्ञात किया उसकी गणना करते समय इसको भी घटा देंगे। घटाने के बाद जो राशि आएगी वह हमारी एक्सपेक्टेड रेंट होगी। इसके बाद रेंट रिसीव्ड कितना हुआ, उसमें से जो मकान कितनी अवधि के लिए खाली रहा, यानी वैकेंसी पीरियड, इसमें से कम कर देंगे। वैकेंसी पीरियड इसमें से कम कर देंगे। अब इन दोनों में से एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड आफ्टर डिडक्शन ऑफ वैकेंसी पीरियड, जो दोनों में से ज़्यादा होगा वही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस जो ओनर बियर करता है वह घटा देंगे, तो हमको नेट एनुअल वैल्यू प्राप्त होगी। इस नेट एनुअल वैल्यू में से कुछ डिडक्शंस हमको कम करने पड़ते हैं नियमानुसार, तो धारा 24 में वर्णित हैं। यह डिडक्शन कम करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कहलाती है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक ध्यान रखिए, यहाँ पर केवल 2 डिडक्शन अलाउेबल हैं, परमिसेबल हैं। एक कहता है स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा वैधानिक कटौती, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ध्यान दीजिएगा, केवल 2 डिडक्शन, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ये दोनों की जो राशि है वह कम कर देंगे नेट एनुअल वैल्यू में से, तो हमको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाएगी, जो ही साइड में टैक्सेबल होगी। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, इसके संबंध में क्या प्रावधान है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बहुत सरल प्रोविजंस दिए हुए हैं धारा 24A के अंतर्गत, जिसमें कहा गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमारी एनुअल वैल्यू आई है, जो हमने पहले पढ़ा है नेट एनुअल वैल्यू,
उसका 30% कम कर दें। जैसे हमारी एनुअल वैल्यू 1,00,000 रुपये है, इसका 30% 30,000 रुपये, यह स्टैंडर्ड डिडक्शन कहलाएगा। जो भी एनुअल वैल्यू होगी उसका फ्लैट 30% आप कम कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पर हम 30% एनुअल वैल्यू का कम करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्टैंडर्ड करते समय कि स्टैंडर्ड डिडक्शन तभी मिलेगा जब हमारी एनुअल वैल्यू पॉजिटिव है। यदि हमारी एनुअल वैल्यू 0 है तो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। यदि हमारी एनुअल वैल्यू नेगेटिव है तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। और एक बात और है, जो हम बैड डेट्स की छूट देते हैं कि अनरियलाइज हमारा रेंट है, उसकी छूट भी गत वर्षों में इस राशि में से नहीं घटाई जाएगी। यानी कोई राशि बैड डेट्स थी, अब रियलाइज हो गई हमारी, तो हम उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं घटा सकते। तो पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि हमको 30% एनुअल वैल्यू का स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में घटाना है। और दूसरी बात, स्टैंडर्ड डिडक्शन ये कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। यानी हमारी एनुअल वैल्यू माइनस है या 0 है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट नहीं मिलेगी। इसके कारण से हमारी इनकम नेगेटिव नहीं हो सकती है। दूसरा डिडक्शन जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो है मकान हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर द हाउस। यानी जो मकान संपत्ति इसका स्वामी करदाता है, उसने उस मकान संपत्ति पर कोई ऋण ले रखा है तो ऋण के संबंध में भी कटौती मिलेगी। इसका उल्लेख धारा 24B में किया गया है। और कटौती के लिए हम हाउस प्रॉपर्टी से पहले भी 2 भागों में बांटा था। एक स्वयं के निवास के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, दूसरा लेट आउट हाउस। ये ध्यान रखिएगा कि ये कटौती उस स्थिति में मिलेगी जब लोन मकान के लिए लिया गया है। मकान के लिए लिया गया है का मतलब उससे मकान ख़रीदा गया है, उससे मकान बनाया जाएगा, उससे मकान के मरम्मत की जाएगी, उससे मकान का नवीनीकरण किया जाएगा या रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इस पर्पस से यदि हाउसिंग लोन लिया गया है तो छूट प्राप्त होगी। और इसके अतिरिक्त अन्य किसी काम के लिए हमने लोन लिया है तो छूट नहीं मिलेगी। यानी हाउसिंग लोन कंस्ट्रक्शन, परचेज, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन इस पर्पस से लिया गया है तो छूट मिलेगी। अब यदि हमारा हाउस सेल ऑक्युपाइड यानी उस मकान में मकान मालिक स्वयं रहता है गत वर्ष के अंतर्गत, और ऋण जो लिया गया है वह 31 मार्च 1999 से पहले लिया गया है। 31 मार्च 1999 से पहले यदि जो मैंने काम बताए हैं मकान खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए, मरम्मत के लिए, नवीनीकरण के लिए, तो 30,000 रुपये अधिकतम ब्याज की छूट प्राप्त होगी। फिर ध्यान रखिएगा 31 मार्च 1999 तक जो ऋण ले लिया गया है वह अधिकतम 30,000 रुपये तक उस पर छूट मिलेगी। ये भी ध्यान रखिएगा यदि मकान 31 मार्च 1999 तक मकान खरीदने, बनवाने, मरम्मत कराने या विस्तार हेतु ऋण लिया गया है और उसमें मकान मालिक स्वयं रहता है तो अधिकतम 30,000 रुपये की ही छूट प्राप्त होगी।
और यदि यह ऋण 31 मार्च 1999 के बाद मरम्मत या विस्तार हेतु लिया गया है, खरीदने और बनाने के लिए नहीं, मरम्मत और विस्तार हेतु लिया गया है, तो ऋण पर ब्याज की कटौती यह 30,000 रुपये के अधिकतम रहेगी। यानी कटौती 30,000 से अधिक की नहीं मिलेगी। यानी 31 मार्च 99 तक मकान खरीदने, बनवाने, मरम्मत, रिकन्स्ट्रक्शन, रिनोवेशन इसके नाम पर लिया गया है तो 30,000 रुपये तक, और 31 मार्च 99 बाद के रिपेयर के लिए लोन लिया गया है या एक्सटेंशन के नाम पर लोन लिया गया है तो भी 30,000 रुपये अधिकतम कटौती प्राप्त होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि ऋण जिस वित्त वर्ष में लिया गया है उस वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद 5 वित्त वर्षों में ऋण का प्रयोग यदि नहीं किया गया है तो भी छूट 30,000 रुपये से अधिक नहीं मिलेगी। लेकिन ऋण का उपयोग 5 वर्षों में कर लिया गया है तो यह कटौती 2 लाख रुपये तक बढ़ा दी जाएगी। यानी 2 लाख रुपये तक कटौती मिल सकती है। 31 मार्च 1999 के बाद यदि मकान को खरीदने या मकान बनवाने के लिए कोई ऋण लिया गया है तो उस पर कटौती 2 लाख रुपए तक, अधिकतम कटौती 2 लाख रुपए तक प्राप्त होगी। 31 मार्च 99 तक 30,000 रुपये, 31 मार्च 99 के बाद ये कटौती 2 लाख रुपए तक प्राप्त होगी। यानी 2 लाख रुपए इंटरेस्ट के रूप में, इंटरेस्ट ऑन लोन के रूप में हम अपनी इनकम में से डिडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, ऋण का जो पर्पज़ है वो मकान को खरीदने और बनवाने हेतु होना चाहिए। अन्य किसी काम के लिए यदि ऋण लिया गया है, ये मैं प्रोविजन बता रहा हूँ स्वयं के आवास ने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो मकान संपत्ति किराए पर उठाई गई है उस स्थिति में, जो मकान संपत्ति किराए पर उठाई गई है उस स्थिति में 30,000 या 2 लाख की सीमा लागू नहीं होगी। किराए पर उठाए हुए मकान से आशय यदि मकान गत वर्ष में किराए पर उठा हुआ है, यदि मकान कुछ अवधि के लिए किराए पर उठा हुआ है और एक से अधिक मकान हैं और दोनों मकानों में से एक मकान किराए पर उठा हुआ माना जाता है तो उन पर ये प्रावधान लागू होंगे। यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखिएगा कि मकान पर जो इंटरेस्ट चुका रहे हैं उसकी नेचर वह रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की। यदि कैपिटल नेचर की है तो 5 समान किस्तों में अगले 5 समान कर निर्धारण वर्षों में छूट प्राप्त होगी। पूंजीगत कैसे मानेंगे? पूंजीगत मानने का आधार है कि जो हमने लोन लिया है, अब कटौती तो मकान पूरा होने के बाद मिलेगी हमको, मकान बनने में 5 वर्ष लग गए, तो जो कटौती ड्यू हो गई हमारी मकान बनने के बाद अगले 5 वर्षों तक 5 किस्तों में पूंजीगत ब्याज की कटौती प्राप्त होगी। लेकिन यह कुल मिलाकर 30,000 या 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और मकान बनने के बाद में जो कटौती मिलती है या कटौती जो देय होती है वो आयगत प्रकृति की होती है। यहाँ पर कटौती करते समय एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि ये कटौतियाँ तभी प्राप्त होंगी जब मकान का जो उद्देश्य है
वो मकान, ऋण का जो उद्देश्य है वो मकान को खरीदने, बनवाने, मरम्मत करने या रिन्यूअल यानी मकान से संबंधित कार्य के लिए ही यदि लोन लिया गया है तो ही छूट प्राप्त होगी। अन्य किसी उद्देश्य के लिए हमने मकान के लिए लोन लिया और उसका हमने सट्टे में उपयोग कर लिया, शेयर्स में खरीदने में उपयोग कर लिया, तो ये कटौती प्राप्त नहीं होगी। यानी अन्य किसी काम में उस ऋण का उपयोग कर लिया है तो ये कटौती प्राप्त नहीं होगी। और कटौती तभी मिलेगी जबकि जो लोन लिया गया है वह उसका वैधानिक स्वामी हो, यानी मकान का वैधानिक स्वामी है तभी छूट प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं प्राप्त होगी। जैसे ए ने अपना मकान अपने पिताजी ने उसको गिफ्ट कर दिया, उसको बेच दिया। अब मकान पर जो लोन चल रहा है वो गिफ्ट करने पर ये मकान का स्वामी कौन होगा? अब ए होगा, लेकिन मकान किसके नाम पर है? मकान का उसके पिताजी के नाम पर, तो छूट पिताजी को ही प्राप्त होगी। लेकिन मकान के एक्सटेंशन के लिए प्राप्तकर्ता ने कोई लोन लिया है तो छूट प्राप्तकर्ता को प्राप्त होगी। यानी मकान का वैधानिक छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वो मकान का वैधानिक स्वामी हो, तभी छूट मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। एक बात को ध्यान रखें, एक ऋण को चुकाने हेतु दूसरा लोन यदि लिया है तो भी मकान की कटौती देय होगी। यानी हमने एक लोन ले रखा है, हमको सस्ती दर पर दूसरा कोई लोन मिल रहा है, ज़्यादा लोन मिल रहा है, तो हम पहला लोन चुका कर दूसरा नया लोन ले लेते हैं, तो भी हमको यहाँ पर कटौती प्राप्त होगी। ये नहीं हो सकता कि ये साहब इसने ऋण केवल चुकाने के लिए लिया है, प्रयोग तो उसका हम मकान के लिए ही करेंगे, एक्सटेंशन के लिए, ख़रीदने के लिए, रिन्यूअल के लिए, तो हमको यहाँ पर छूट प्राप्त होगी। अब एक बात को ध्यान रखिएगा, ये कटौती ड्यू के आधार पर होती है, पेमेंट के आधार पर नहीं। जैसे हमने किसी वर्ष यदि कोई किस्त नहीं चुकाई है लेकिन ब्याज तो दे हो गया उस पर, तो हमको छूट दे के आधार प्राप्त होगी, चाहे उस अवधि के अंतर्गत हमने ब्याज चुकाया है या नहीं चुकाया। यानी दे के आधार पर छूट प्राप्त होती है, चुकाने के आधार पर नहीं। कटौती उसी मकान के लिए मिलेगी जिस मकान के लिए ऋण लिया गया है। हमारे पास में यदि एक से अधिक, यानी करदाता के पास में एक से अधिक मकान हैं, तो वो ये नहीं कर सकता कि हम किसी और मकान में छूट प्राप्त कर लें। जिस मकान पर हमने ऋण लिया है उस मकान से संबंध में ही आपको छूट मिलेगी, उस मकान से जो आय हो रही है उसी पर छूट मिलेगी, दूसरे मकान के आय से समायोजित नहीं किया जा सकता। यदि हमने कोई देर से ऋण चुकाया, कोई किस देर से चुकाई है, हम पर पेनल्टी इम्पोज की गई है, पेनल्टी चुकाई है, तो पेनल्टी पर कोई छूट प्राप्त नहीं होती है। छूट हमको जो मूल हमारी इंस्टॉलमेंट है उसमें ब्याज की राशि जो कितनी है उस ब्याज की राशि पर ही छूट प्राप्त होगी, पेनल्टी पर छूट प्राप्त नहीं होती है। इसी तरह मकान का ऋण लेते समय कोई हमने खर्चा किया है, ब्रोकरेज चुकाई है, कोई कमीशन चुकाया है, तो उस मकान के संबंध में इन दोनों इस प्रकार के व्ययों को नहीं घटाया जाएगा, यानी इन पर छूट प्राप्त नहीं होगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि आपने लोन एनआरआई व्यक्ति से ले रखा है या एनआरआई संस्था से ले रखा है तो आपको टीडीएस करना ज़रूरी है। बिना टीडीएस के आप ब्याज पर छूट प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और ब्याज की गणना दिनों के आधार पर होती है, वार्षिक नहीं। जैसे हमने 1 अप्रैल को लोन लिया है तो पूरे 12 महीने की होगी। यदि हमने जुलाई में आकर 1 जुलाई को ऋण लिया है तो गणना 1 जुलाई से 31 मार्च तक होगी। यदि हमने 31 दिसंबर को लोन लिया है तो 31 दिसंबर को लोन लिया तो 31 दिसंबर से 31 मार्च, यानी 31 मार्च को सम्मिलित नहीं करेंगे, 31 दिसंबर को सम्मिलित करेंगे। इसके आधार पर, दिनों के आधार पर गणना करके ब्याज की राशि ज्ञात की जाएगी और उतने दिनों की छूट प्राप्त होगी। और कई बार प्रश्न उठता है, यदि हमने जो लोन लिया है वो लैंड पर लिया है,
उस मकान अभी तक नहीं बना है तो लैंड पर जो लोन लिया है उसके संबंध में छूट नहीं मिलेगी। लेकिन उस लैंड पर यदि मकान बन चुका है तो लैंड पर लिए गए ऋण की भी छूट आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी जब तक वो लैंड है तब तक छूट नहीं मिलेगी। लैंड जैसे ही हाउस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिस पर हाउस पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, आप छूट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यदि मकान गत वर्ष में आपने बेच दिया है तो विक्रय तिथि तक जो ब्याज बनता है उस पर आप छूट प्राप्त कर सकें, बेचने के बाद में छूट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आपने पहले से लोन चुका दिया है, जो समय अवधि थी हमारी उससे पहले लोन चुका दिया है, तो जब तक आपने लोन चुकाया है उस तिथि तक आप कटौती कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मकान बनाने की कोई समय अवधि यहाँ पर निर्धारित नहीं है कि 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में मकान बन जाएगा। लोन लेने के बाद में मकान 5 वर्ष में भी, 10 वर्ष में, कितने वर्षों में भी बन सकता है। और मकान बनने तक जो ब्याज होगा वो कैपिटल नेचर क्या होगा और उस पर जैसा पहले बताया है 5 समान किस्तों में अगले 5 कर निर्धारण वर्षों तक छूट प्राप्त होगी। अब मैंने हाउस प्रॉपर्टी में जो आवश्यक प्रोविज़न है वो सब आपको बता दिए हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, नेट एनुअल वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इनमें कौन कौन से हम डिडक्शन देंगे। यदि यह प्रोविज़न हमको ध्यान में होंगे तो हम हाउस प्रॉपर्टी की इस हेड में टैक्सेबल इनकम ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।